नमस्कार। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। महाराष्ट्र में जो है जीत के बाद उनका ये संबोधन था जनता के लिए कि देखिए अब हम जीत चुके हैं और क्या कुछ कारण वहां पर रहे हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजे का समय एक्सटेंड हो गया है पीएम मोदी के स्पीच के बाद और अब आपका पसंदीदा शो जनमत शुरू हो चुका है। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आप जाकर वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। आप हमसे हर रोज आप हमसे केवल समाचार ही सुनते हैं। चलिए आज आपको एक मिठाई के बारे में बताते हैं। आज एक मिठाई के बारे में चर्चा करेंगे। जनमत कार्यक्रम ही जनता का है। मैं कहूंगा कैमरामैन को थोड़ा पास आ जाए और देखिए जनता को जो पसंद है हमें वो पसंद है। जनता को क्या पसंद है वो मेरे पास इस वक्त मेरी प्लेट में है। जनता को पसंद है जलेबी। तो ये जलेबी जो आप देख रहे हैं ये जलेबी आजकल चुनावी चर्चा में ये बनी हुई जलेबी है और इसी का जो है बोलबाला चल रहा है। थोड़ी सी जलेबी जो है वो मैं खा भी लेता हूं। और ये जो जलेबी है ये जलेबी मैं इसको यहां रख देता हूं। ये जलेबी किसी राजनीतिक पार्टी हो तो उसको कभी थोड़ी कड़वी भी लग सकती है, किसी को मीठी लगती है, मगर अब इसका राजनीति में बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई के रूप में है। ये केवल भारत ही नहीं, ये भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान के साथ साथ समस्त अरब देशों में भी जानी पहचानी जाती है। अब देखिए मैंने पहले ही बताया किसी राजनीतिक पार्टी को ये मीठी लगेगी तो दूसरी पार्टी को कड़वी। जलेबी की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने की थी पर शायद आज की तारीख में अंत जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। देखिए इस देश में जलेबी की महिमा अपरंपार है। नेताओं के बयानों की तरह ही ये छल्लेदार है, लेकिन स्वाद का अंतर बड़ी बात है। जलेबी का स्वाद किसी भी इंसान को कर सकता है बाग बाग तो किसी नेता का बयान राख राख भी कर सकता है। जलेबी जैसे ही 2014 में जैसे चाय पर चर्चा छिड़ी थी ना, तब कांग्रेसी उम्मीदें चाय में डूब गई थी। इस बार ये चाशनी में गोता खा गई हैं। जलेबी की बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं बताता चलूं इस देश के चुनावी इतिहास में जलेबी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, मेरी जितनी गहराई से आप भी पढ़ा कीजिए, एक जानकारी, एक कहानी आप भी सुन लीजिए। तो बात शुरू करते हैं। कभी किसी जमाने में एक कहानी सुना रहा हूं, इसको खबरों से मत जोड़िएगा, हर दिन खबरों का नहीं होता। कभी किसी जमाने में आप अपनी सुविधा के लिए कह सकते हैं, चलिए ब्लैक एंड व्हाइट टाइप किसी जमाने में आपको लेकर चलते हैं। जी हां, उसी टाइप के किसी जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट का होता था। किसी नेता के शहर आने की खुशी में कार्यकर्ता उसके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर जमा होते थे। या जब कभी कोई नया नवेला बड़ा सा पद कोई पा जाता था, आला कमान की निगाहों को भा जाता था, प्रसाद पाकर जो है दिल्ली से चला आता था, तब भले ही ट्रेन लेट हो फिर भी स्टेशन पर समर्थकों की भीड़ जमा हो जाती थी। बैनर, झंडियों से जो गलियां हैं वो पड़ जाती थीं। नेता, कार्यकर्ता, बड़े चमचे, छोटे चमचे सब स्टेशन के बाहर चम्मचों में भर भर कर पोहे खाते थे और दूसरे हाथ में रखे पत्ते के डोने में जलेबी धरी रहती थी। लेकिन अपनी जलेबी छोड़ दूसरे की जलेबी पर निगाहें जमाए रहते थे। जलेबी को ही प्रेरणा मानते थे। कहते भी थे, बंधु भाई साहब बन गए हैं, अब तो साहब बन चुके हैं हमारे भाई साहब, अब ही तो चाशनी पीने के दिन आए हैं। यही चाशनी पीने की अभिलाषा गंगोर नारे लगाने वालों को झाड़ पोंछ कर घरों से उठाते थे। कार्यकर्ताओं को लादने के लिए पुरानी जीपों वालों को पटाते थे। बड़े नेता के स्वागत की व्यवस्थाएं जमकर करते थे। इसी क्रम से नीचे भी सीक्वेंस बनती थी, यानी बड़े नेता का भक्त स्थानीय छोटा नेता, फिर उसका खास यानी और छोटा स्थानीय नेता। बिल्कुल किसी पिरामिड वाली स्कीम होती है ना, पिरामिड स्कीम, उसके प्लान की तरह होता था। नेता फिक्र में डूबता था तो उसका खास प्रतिबद्धता और नेता की चिंता दोनों को लेकर फिक्रमंद हो जाता था। फिर दोनों ही चिंतित होकर जलेबी खाते थे। जलेबी खाते ही उनकी आंखों में जो चमक आती थी, इस चमक को प्रचंड मेहनती शक्ति कपूर जी ने आओ नामक कालजयी वाक्य से कई फिल्मों में व्यक्त किया है।
तो कहानी जो चल रही है जलेबी की, और लगता है कि आप मेरी बातों की, जो जलेबी है मेरी बातों की, उसमें उलझ भी गए होंगे। जलेबी चीज ही ऐसी है, इतनी घुमावदार, इतनी गोल गोल कि ना मिले और छोर। किस्से की दी एंड में, एंड तो नहीं है पर फिर भी इस किस्से का एंड बोल देता हूं, एक सीधी सपाट बात भी आप मेरे से सुनते जाइए। सीधी बात, नो बकवास। यानी जिंदगी में बातों की जलेबियां बनाने से बचिए, सीधी बात कीजिए, आपसी सियासत के चक्कर में मत पड़िए, अपनी खुशी में ही खुश रहिए। इतना पढ़ने के बाद भी यदि आप का मन नहीं भरा हो तो जोर से बोलिए जलेबी जिंदाबाद। ये जलेबी के चक्कर में मुझे खांसी हो गई। देखिए, जलेबी जिंदाबाद तो आप बोलिए, जिसको जलेबी नहीं आई रास वो हमेशा रहा उदास। जी हां, बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने पहले हरियाणा के चुनाव में अपनी जलेबी जैसी बातों में जनता को उलझाकर जलेबी को, जो जलेबी का जादू है ना, जलेबी का जादू चलाने की कोशिश की। अब वो जादू चला नहीं, वो जलेबी की बातों में खुद उलझ गए। हम बात कर रहे हैं मातूराम की जलेबी की। हरियाणा के चुनाव में गोहाना की मातूराम की जलेबियां राजनीति की चाशनी में ऐसे लपेटी गईं कि इंटरनेट पर उनकी खूब चर्चा होने लगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना रैली के मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मातूराम की बड़ी जलेबियों का डिब्बा भेंट किया था। राहुल गांधी ने मंच से ही इन जलेबियों के स्वाद की सराहना की और इनके निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कांग्रेस की विजयी संकल्प रैली के मंच से जब इन जलेबियों की किसी बड़े कारखाने में तैयार किए जाने, हजारों लोगों को रोजगार मिलने तथा देश विदेश में निर्यात करने पर फोकस किया तो उन्हें खूब ट्रोल किया गया। क्या कुछ कहा था, चलिए एक बार वो बाइट सुना देते हैं आपको। मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा कि मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। और देखिए, और जीत के बाद जब तस्वीर सामने आई कि ना जीत मिली ना मिली जलेबी, और उसके बाद अब महाराष्ट्र में भी वही हाल हुआ कि ना मिली जलेबी ना मिली जीत। महाराष्ट्र में हरियाणा रिपीट। लेकिन अब सवाल यह कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव होगा। इसका जवाब यह है कि इन नतीजों के बाद विपक्ष के सभी नैरेटिव कमजोर पड़ गए हैं। और सोचिए, इससे लोगों के बीच यह संदेश भी जाएगा कि ना तो बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है और ना ही ब्रांड मोदी की ताकत में कोई कमी आई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सभी एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकारते हुए महागठबंधन में उबाल आ गया है। बीजेपी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है उसके पीछे 5 मुख्य वजहें हैं। एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा लाई गई 5 योजनाओं ने महायुति की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब उसका अर्थ नहीं है कि उन योजनाओं में से एक जलेबी बनाना है, बहुत सी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से महत्वपूर्ण योजनाएं जो लाई गई, उसी का लाभ मिला है महाराष्ट्र में उनको राजनीति में, और ये जीत का कारक भी बने। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना को राज्य की जनता ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ऐसा लग रहा है कि राज्य की प्यारी बहनों ने महायुति को वोट दिया है। लोकसभा चुनाव में रुझान पलटने में महागठबंधन सरकार की 5 योजनाओं की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना शिंदे सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये योजना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू की गई थी, उसी की तर्ज पर यहां पर। इसलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी सफलता भी मिली थी, ये आप सब जानते हैं। इसी वजह से इसे महाराष्ट्र में भी दोहराया गया, यानी रिपीट किया गया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की प्यारी बहनें महायुति के पक्ष में रही हैं।
अब बटेंगे तो कटेंगे, ये दूसरा मुद्दा है। ये लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे की घोषणा की। अजित पवार की पार्टी एनसीपी और कुछ बीजेपी नेताओं ने इस घोषणा का विरोध किया, लेकिन इससे हिंदुओं की राय एकजुट होती दिख रही है और हो भी गई है। ये तो रहा बटेंगे तो कटेंगे। अब एक कदम और आगे चलते हैं। एक और देखिए, एक तीर मारा योगी आदित्यनाथ ने तो पीएम मोदी कहां पीछे रहेंगे। उन्होंने भी एक जो है तीर अपनी तरकश से निकालकर वो भी चला दिया। एक हैं तो सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई चुनावी सभाएं की। इस प्रचार सभा में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की घोषणा को संशोधित करते हुए एक नई घोषणा कर दी। उन्होंने एक हैं तो सेफ हैं की घोषणा की। इसलिए नतीजों से पता चलता है कि हिंदुओं की राय एक है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, इंटर्नशिप योजना। शिंदे सरकार ने पिछले साल पेश बजट में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की थी। इस उद्देश्य के लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजना में बेरोजगार युवाओं को कंपनियों में रोजगार दिया गया। 12वीं पास अभ्यर्थी को 6,000, आईटीआई अभ्यर्थी को 8,000 और ग्रेजुएट अभ्यर्थी को 10,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। उस योजना से भी महायुति को काफी लाभ हुआ। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का फतवा, यह भी एक कारण है। वो कैसे, वो भी जान लीजिए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के फतवे का मुद्दा पिछले 3-4 दिनों में बीजेपी ने उठाया। अतः हिंदू मत संगठित हो गया है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना यह संदेश देने में सफल रही कि महाविकास अघाड़ी मुस्लिम चंगुल में फंसी हुई है। महायुति की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह वानखेड़े स्टेडियम में होगा। बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को नई सरकार शपथ ले सकती है। इससे पहले 2014 में भी इसी वानखेड़े स्टेडियम में शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। मैं चाहता हूं फुल करके आपको पीएम मोदी का ये एक बार फिर से ये शॉर्ट्स एक बार देख लीजिए। चलिए फुल करके आपको ये शॉर्ट्स दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है। तो इसके बारे में जानकारी और भी है। आप सोचिए, इससे पहले भी 2014 में भी इसी वानखेड़े स्टेडियम में शपथ समारोह आयोजित किया गया था। अब आगे और इस खबर पे क्या जानकारी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा। एक 10 सेकंड का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपको कंटिन्यू करके बताएंगे विस्तार से जनमत में। चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और बात कर रहे थे चुनाव की। तो अब जो है महायुति का तनाव खत्म हो गया है, विपक्ष का तनाव बढ़ गया है और ये चुनाव भी संपन्न हुआ है। अब आपको बता दूं अपडेट्स क्या हैं, खास वो जान लीजिए। महायुति की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह वानखेड़े स्टेडियम में होगा। बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को नई सरकार शपथ ले सकती है। इससे पहले 2014 में भी इसी वानखेड़े स्टेडियम में शपथ समारोह आयोजित किया गया था। एकनाथ शिंदे गुट के जीते हुए सभी विधायकों को कल मुंबई में बैठक के लिए बुलाया गया है। चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता पर गर्व है। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लोगों के बीच गए और हमारे सुशासन के एजेंडे को विस्तार से बताया। अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अपना दमखम दिखाया, चलिए उसी पर एक हमारी खास रिपोर्ट भी देख लीजिए। महाराष्ट्र ने असली शिवसेना पर लगा दी मुहर। भतीजे ने छीन ली चाचा पवार से किंग मेकर की कुर्सी। देवेंद्र फडणवीस के मास्टर स्ट्रोक ने किया एमवीए को धराशायी। बीजेपी के हिंदू दाव ने लहराया महाराष्ट्र में भगवा। मोदी योगी के आह्वान को जनता ने किया स्वीकार।
महाराष्ट्र में नहीं बटा हिंदू तो अब नहीं कटेगा हिंदू। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। आज महाराष्ट्र के सियासी कुरुक्षेत्र में एमवीए के बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को पटखनी देने वाले देवेंद्र फडणवीस ने अपने इन इरादों का ऐलान सालों पहले ही कर दिया था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में एमवीए को हार का उपहार देने वाले देवेंद्र फडणवीस ने आज सच में साबित कर दिया कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ सच में किसी विशाल सागर से कम नहीं, जिनके राजनीतिक लहर ने आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और कांग्रेस से लेकर उन सभी अघाड़ी सहयोगियों को ऐसा जोरदार झटका दिया कि इस हार से उबरने में एमवीए को सालों लगेंगे। लेकिन ये वही महाविकास अघाड़ी है जो कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में मिली बढ़ोतरी से जीत के जश्न में मग्न थी। एमवीए नेता विधानसभा में भी जीत का दम्भ भर रहे थे। अघाड़ी कुनबे का कॉन्फिडेंस हाई था और लोकसभा में महाराष्ट्र से आए चुनावी परिणामों के बाद महायुति के सामने थी अग्नि परीक्षा, जिसकी जीत की पटकथा लिख रहे थे देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने अपनी चाणक्य नीति से महज कुछ महीनों में ही महाराष्ट्र की राजनीति की दशा बदल दी। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही, एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया। लाडली बहना योजना, बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट, मोदी योगी का महाराष्ट्र दौरा, सबसे जरूरी बीजेपी का वो हिंदू दाव जिनके आह्वान से महाराष्ट्र का हिंदू नहीं बटा। एक है तो सेफ है, पटे थे तो पटे थे। आज मोदी योगी के इसी आह्वान का परिणाम है कि महाराष्ट्र में हिंदू नहीं बटा और एकजुट होकर उस तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ वोट किया, जिन्होंने उन घुसपैठियों और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ वोट किया जो राज्य में आम मराठी मानुष का अधिकार खा रहे थे, जिनके खिलाफ धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने अपनी शिव प्रेरणा यात्रा के माध्यम से मुहिम छेड़ी थी, जिनकी घुसपैठियों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम आज महाराष्ट्र में हिंदू एकता और महायुति की जीत के रूप में नजर आ रही है, क्योंकि जहां जहां से धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी की शिव प्रेरणा यात्रा निकली, उनके ज्यादातर हिस्सों में आज जीत का भगवा झंडा लहरा रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव साबित कर गया कि महाराष्ट्र को सेकुलर कहकर गाली देने वाले महाराष्ट्र की जनता को पहचान नहीं पाए। हिंदूवाद के नाम पर लड़ा गया ये चुनाव ऐतिहासिक जीत बीजेपी को इसलिए दिला पाया क्योंकि महाराष्ट्र का मूलभूत चरित्र ही हिंदूवादी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है कि पीठ पर वार करने वाले का पेट फाड़ा जाए। महाराष्ट्र ने जो मतदान किया ये लव जिहाद कानून लाने के लिए, गढ़ किलों को लैंड जिहाद से मुक्त करने के लिए, धर्मांतरण कानून लाने के लिए, घुसखोरों को बाहर निकालने के लिए। हम आशा करते हैं कि नई सरकार इस कमिटमेंट को पूरा करेगी और मैं सभी एमएलए विधायकों का अभिनंदन करता हूं जो जीत कर आए हैं और महाराष्ट्र के जनता को यह हिंदूवादी विजय समर्पित करता हूं। जय शिवराय। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी के प्रयासों और शिव प्रेरणा यात्रा की सफल मुहिम ने आज महायुति के सिर जीत का भगवा साफा सजा दिया है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है। जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना। देखिए महाराष्ट्र में बहुत शानदार तरीके से महायुति की वापसी हो रही है और मैं कह सकता हूं कि इस विजय का जो मुख्य आधार है वो सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य। बड़ी मतलब सफलता मिली है, अपेक्षा से भी ज्यादा सफलता मिली है, इसलिए मतदारों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र का चुनावी परिणाम ये बताता है कि बीजेपी के दिग्गज नेता महाराष्ट्र चुनावों में जमीनी स्तर पर उतरकर सियासी माहौल को पूरी तरह से बदलने में सफल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
महाराष्ट्र के चुनाव मैनेजमेंट की जबरदस्त कमान संभाली और मोदी योगी के हिंदू दाव ने महाराष्ट्र में बीजेपी के जीत की एक नई कहानी लिख डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी चुनाव से जुड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, रोचक खबरें, वो भी जानिएगा। छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, बाई पोल्स की। जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के अलावा सबकी नजर अगर कहीं पर थी तो वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर भी थी, जिसमें योगी का जादू चल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जीत है। जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जीत है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है। वहीं इस जीत पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कटहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज कमल नहीं खिल पाया, लेकिन 27 में वहाँ भी कमल खिलाएंगे। आज जनता ने भाजपा को जो अपना आशीर्वाद दिया है वो असाधारण है। 27 का सेमीफाइनल कहने वाले आज चारों खाने चित हो गए। फर्जी पीडीए परवाग डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाले सपा का सूपड़ा साफ हो चुका है कि आज जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है वह असाधारण है। यह विजय एक साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। ये 27 का सेमीफाइनल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का है, भारतीय जनता पार्टी का है। आज यह संदेश गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता ने तेजस्वी यादव, लालू यादव और अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ कर दिया है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए की जो आंधी शुरू हुई थी वो अपने पूरे उरूज पर है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। वहीं कांग्रेस की जो गिरावट है वो भी अपने धरातल पर है, उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। जो उपचुनाव थे जिन राज्यों में, मजेदार था उत्तर प्रदेश। लग रहा था अखिलेश बाजी मारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहां भी पिछड़ गए। राजस्थान में भी कांग्रेस पिछड़ गई और महाराष्ट्र में एनडीए को जो 2/3 से ऊपर आया है, ये दिखा रहा है कि बड़बोलापन में उद्धव ठाकरे को तो संजय राउत खा गए। बिहार में लालू यादव का थोपड़ा साफ कर दिया बिहार की जनता ने उपचुनाव में। यूपी और बिहार में ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव का थोपड़ा साफ। एनडीए की जो आंधी शुरू हुई थी वो अपने पूरे उरूज पर है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। कांग्रेस की जो गिरावट है वो भी अपने धरातल पे है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की ये जीत और भाजपा का बहुमत विपक्ष को रास नहीं आ रहा। सियानी बिल्ली हर बार की तरह खंबा ही नोच रही है। जी हां, 9 में से महज 2 सीटें जीतने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों की हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुकी हैं।
दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधू मुट्ठी, तानू मुट्ठी और पीडीए का करोड़घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं उपचुनाव के नतीजों पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये पहले से तय था कि सरकार अपनी सरकारी तंत्र की बदौलत चुनाव लड़ रही है। उसी का परिणाम सामने आया है। यूपी सरकार में पुलिस प्रशासन से लेकर सारे तंत्र लगाए गए, मतदाताओं को डराया और धमकाया गया। यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले से ये तय था कि ये पूरी तरीके से सरकार अपने सरकारी तंत्र के बदौलत और अपने पुलिस के बदौलत चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। उसी का ये परिणाम सामने आ रहा है कि पूरी तरीके से सरकार प्रशासन को अपने तंत्र को लगाकर ये चुनाव जीती। मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। बीजेपी की आंधी में सपा का सूपड़ा साफ होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय है। ये विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और मूल की याद आती है। मुझे लगता है कि जो भूले भटके रही होंगी, उन सब में किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। कुंदरकी की विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। देखिए, कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे, उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर ये विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की ये विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। हरियाणा की प्रचंड जीत के बाद महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ उपचुनाव में विपक्ष को धूल चाटने वाली बीजेपी के हौसले अब 7वें आसमान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि महाराष्ट्र चुनाव में और उस चुनाव से पहले कैसे सुदर्शन न्यूज़ ने भी और हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने भी लोगों को जागरूक किया जनता एनआरसी के माध्यम से, वो भी दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मैंने जैसा कहा ब्रेक से पहले बात करी थी हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की, धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी की। इस चुनाव में सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी ने अपनी शिव प्रेरणा यात्रा के द्वारा कैसे इस चुनाव पर प्रभाव डाल दिया है, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। घुसपैठियों की समस्या का दंश झेल रहे देश के सबसे बड़े सूबों में से एक महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक रहा। इस बार चुनाव में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने महाराष्ट्र में घुसपैठियों के मुद्दे को आड़े हाथों लिया और देश की धरती से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए जनता एनआरसी लाने का ऐलान कर दिया। बात सिर्फ ऐलान तक सीमित नहीं रही और महाराष्ट्र के हिंदुओं को एक साथ एकजुट करने के लिए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने पूरे महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा निकाली, जिसमें सनातनियों ने जोर शोर से हिस्सा लिया और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की घुसपैठियों और समाज के अराजक तत्वों के खिलाफ मारी गई दहाड़ ने घुसपैठियों और जिहादियों की नींव हिलाकर रख दी। साथ ही साथ डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने सैकड़ों हिंदुओं को एक रहने की शपथ दिलाई। हम रावेर के हिंदू शपथ लेते हैं, वचन देते हैं। महाराष्ट्र के अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए लड़े गए इस चुनाव में महाराष्ट्र के हिंदुओं ने साफ कर दिया कि ये देश
ये प्रदेश हिंदुओं का है और यहाँ जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने सैकड़ों हिंदुओं को अपनी इस यात्रा के दौरान एक रहने की शपथ दिलाई और बटेंगे तो कटेंगे के साथ ही घटेंगे तो भी कटेंगे का फायर ब्रांड नारा दिया। बटेंगे तो कटेंगे हे खरा है, परंतु घटेंगे तो मिटेंगे हे त्यापेक्षा जास्त डेंजर आहे। जिसने महाराष्ट्र का सारा चुनावी समीकरण बदल कर रख दिया। जहां इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र का हिंदू जातियों में बंटकर अपने मत का इस्तेमाल करता था, वहीं इस चुनाव में महाराष्ट्र ने यह साफ कर दिया कि शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर अब औरंगजेब की नाजायज औलादों की नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठियों ने, जिसमें रोहिंग्या, अफगानी और बांग्लादेशी शामिल हैं, अपने फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ देश के लोगों के लिए मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर भी नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की इस मुहिम से घुसपैठियों की कमर टूटी हुई है, जिहादी घबराए हुए हैं। वहीं ये चुनाव हिंदू एकता की मिसाल बनकर उभरा है। महाराष्ट्र का चुनाव साबित कर गया कि महाराष्ट्र को सेकुलर कहकर गाली देने वाले महाराष्ट्र की जनता को पहचान नहीं पाए। हिंदूवाद के नाम पर लड़ा गया ये चुनाव ऐतिहासिक जीत बीजेपी को इसलिए दिला पाया क्योंकि महाराष्ट्र का मूलभूत चरित्र ही हिंदूवादी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है कि पीठ पर वार करने वाले का पेट फाड़ा जाए। महाराष्ट्र ने जो मतदान किया ये लव जिहाद कानून लाने के लिए, गढ़ किलों को लैंड जिहाद से मुक्त करने के लिए, धर्मांतरण कानून लाने के लिए, घुसखोरों को बाहर निकालने के लिए। हम आशा करते हैं कि नई सरकार इस कमिटमेंट को पूरा करेगी और मैं सभी एमएलए विधायकों का अभिनंदन करता हूं जो जीत कर आए हैं और महाराष्ट्र के जनता को यह हिंदूवादी विजय समर्पित करता हूं। जय शिवराय। 1 महीने से ज्यादा लंबी चली शिव प्रेरणा यात्रा में सुबह से शाम तक और शाम से रात तक महाराष्ट्र के दूर दराज के गांवों तक में ताबड़तोड़ सभा करके आम जनमानस से लेकर किसानों से सीधा संवाद करके जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने का, उनकी समस्याओं को सुनने का जो साहस डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने किया, वो देश और दुनिया के हिंदुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखा आपने चुनाव की सबसे मेगा कवरेज, सबसे बड़ी, सबसे सटीक जानकारी आपको सुदर्शन न्यूज पर मिली है। और एक बार फिर से अंत में बधाई दे देते हैं हम यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को और साथ ही साथ अजीत पवार जी को, महायुति सरकार को, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तमाम बीजेपी के नेताओं को कि भाई इस बार आपने जो चुनाव जीत लिया, अच्छी परफॉर्मेंस रही। झारखंड में थोड़ा सा मामला फंसा, लेकिन चलिए आपने महाराष्ट्र निकाल लिया जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी रही। और फिर से क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी जलेबी से और ये जलेबी एक पार्टी को मीठी लग रही है और दूसरी को कड़वी लग रही है। चलिए मैं तो खा लेता हूं, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।